जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए कोशिका चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही नेसेसरी हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम हो, चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कोशिका से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं, जो भी वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं, उसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि शुरू से लेकर एंड तक पूरे वीडियो को देखें। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट अपने स्टार्ट करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है स्टडी ऑफ सेल किसे बोला जाएगा। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है दोस्तों साइटोलॉजी। साइटो बोला जाता है, टेक्निकल वर्ड यूज में लिया जाता है साइटो, कोशिका के लिए। तो साइटोलॉजी अपन बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक जो है वो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाते हैं, मतलब कि कोशिका का जो खोज है, कोशिका की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल को अपन बोलेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है हमारी बॉडी की वो होती है कोशिका। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर में सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो सबसे छोटा क्या है तो अपन बोलेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो वो अपन बोलेंगे कि कोशिका है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि लार्जेस्ट सेल हमारे बॉडी में कौन सी होगी, तो वो होगी दोस्तों फीमेल का ओवम। फीमेल ओवम लार्जेस्ट सेल बोली जाती है। स्मॉलेस्ट सेल जो बोली जाएगी वो बोली जाएगी मेल का स्पर्म। मेल स्पर्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल बोली जाती है। उसके अलावा लॉन्गेस्ट जो कि लंबाई में ज्यादा होगी तो लॉन्गेस्ट हम बोलेंगे नर्व सेल को, जो कि न्यूरॉन है उसको अपन बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल, जो कि नर्वस सिस्टम को बनाती है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल हर किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें, हर किसी जीव की बात करें, तो उसमें जो लार्जेस्ट सेल है वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा लार्जेस्ट सेल होती है, और जो स्मॉलेस्ट होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। लेकिन अभी यहाँ पर अपन बात करें सिर्फ एनिमल सेल्स के बारे में। उसके बाद फर्स्ट सेल थ्योरी, फर्स्ट सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दोस्तों दी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान वैज्ञानिक थे, उन्होंने फर्स्ट सेल थ्योरी का डिस्कवरी किया था। उसके बाद अपन देखेंगे कॉर्क सेल। कॉर्क सेल जिसपे कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी वो थी एक कॉर्क थी। तो कॉर्क सेल के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉर्क सेल क्या थी, डेड या अलाइव, तो ये डेड सेल थी। कॉर्क सेल क्या थी? डेड सेल थी। जो कि रॉबर्ट हुक ने जिस पे खोज की थी वो एक कॉर्क थी, जो कि पादप के ऊपर पाई जाती है, पेड़ पौधों के ऊपर पाई जाती है। और वो जो कॉर्क की जो सेल थी वो क्या थी? डेड थी। उसके बाद जो अलाइव सेल थी वो एंटोनी ल्यूमेनहॉक ने खोज की थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है जो कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो किस किस साइंटिस्ट ने खोजे थे, ये नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमेल नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज के बारे में अगर पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी कि सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। उसके बाद राइबोसोम्स अगर पूछा जाए तो राइबोसोम्स की खोज जो है वो पेलाडे ने की थी, पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद अगर लाइसोसोम्स के बारे में पूछा जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने की है, तो ये डी डवे नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। उसके बाद अगर आगे अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनेली, जो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। पहला अपन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह। उसके अलावा एटीपी फॉर्म कहां पर होते हैं सेल के अंदर, तो एटीपी का फॉर्मेशन जो है, एटीपी फॉर्म जो है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि क्रेब साइकिल कहां पर चलती है, तो क्रेब साइकिल भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। क्रेब साइकिल का मतलब ये है कि ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाने का जो प्रोसेस है वो भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। उसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका आता है लाइसोसोम, कि लाइसोसोम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सुसाइडल बैग लाइसोसोम को बोला जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के कौन से ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं, तो ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिका का भक्षण कर लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है लाइसोसोम को। उसके बाद अगर नेक्स्ट आप देखें कि न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को अपन क्या क्या नाम से बोल सकते हैं? न्यूक्लियस को आप ब्रेन एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस को आप ब्रेन भी बोल सकते हैं सेल का, और कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा? सेंटर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर किसमें पाया जाएगा, तो वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और किस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्रोमोसोम्स और डीएनए के फॉर्म में। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है, जो कि बन सकता है आपके राइबोसोम से, कि राइबोसोम्स को सेकंड नेम क्या है, तो राइबोसोम्स का सेकंड नेम है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को अपन प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, जो कि कहां पर चिपकता है, कहां पर पाया जाता है, फाउंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ वाले पार्ट पर पाया जाता है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट बोलते हैं, रफ और स्मूथ। रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है वो इस राइबोसोम्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम का प्रोडक्शन जो है वो न्यूक्लियोलस से होता है। मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये अपन ने देख लिया कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो यहाँ पर राइबोसोम्स बना रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, लेकिन जो लिपिड का सिंथेसिस है वो कहाँ पर हो रहा है, वो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट है, रफ और स्मूथ। तो रफ वाले पार्ट पे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, और स्मूथ वाले पार्ट पे लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन अपन देखें तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा है, पारदर्शिता कैसी है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये परमिएबल नहीं है, ये सेमी परमिएबल। अगर सेल वॉल पूछे जाए तो सेल वॉल तो कंप्लीटली परमिएबल सेल है। सेल वॉल जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, जो कि आउटर लेयर होती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ एनिमल के अंदर पाई जाती है, जो कि सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसके अलावा मेड बाई ये किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की मिलकर बनी होती है। प्रोटीन की, लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं, जैसे कि डीएनए का अगर डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, डीएनए का अगर डीएनए में परिवर्तन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को, उसको अपन बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से अगर आरएनए बनाया जाए तो इस प्रोसेस को बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से अगर प्रोटीन बनाया जाए, आरएनए बनने के बाद उससे अगर प्रोटीन बनाया जाए तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं दोस्तों। उसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड और आता है कि आरएनए से अगर वापस डीएनए बनाया जाए तो उसको अपन बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। उसके अलावा अगर आरएनए में पूछा जाए कि आरएनए में थाइमिन पाया जाता है क्या, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, जो कि नाइट्रोजनस बेस होता है। थाइमिन आपके डीएनए में प्रेजेंट होता है, और आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में तो प्रेजेंट होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है, तो ये थाइमिन है, और थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, सेल की ड्रिंकिंग प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। देखिए सेल का जो भक्षण करने का जो प्रोसेस था उसको अपन ने बोला था फैगोसाइटोसिस, जो कि सॉलिड प्रोडक्ट था, लेकिन ड्रिंकिंग प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स है ये सेल से रिलेटेड है। ये जो जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, ये मैंने सारे एमसीक्यूज उठाकर एक पूरे के पूरे बोर्ड पे उतार दिए और सारे वन वर्ड में इनके आंसर दे दिए, तो कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भाई सेल के बारे में और भी आप हमसे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछिए, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल के इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक में स्ट्रक्चर्स मैंने बताइए और एक में फंक्शंस बताइए। जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो की पॉइंट्स थे, वो रहे हुए थे, बच्चों की रिक्वेस्ट थी, तो उसके ऊपर ही मैंने ये वीडियो बना दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सभी लोग देखें। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, क्योंकि व्यूज बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन बच्चे इसको लाइक बहुत कम करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है मेरे चैनल का, तो वो नर्सिंग गाइड चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए और आप लोग उन वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।